A very warm welcome to all of you on our YouTube channel CS Ansar. I am CA Saloni Vashnik, and today I will be discussing the very interesting topic that is TDS. And I will be discussing all the changes which has been made by Finance Act 2020 in the TDS provision. So let's get started. Here are the summary of sections in which the amendment has been made by Finance Act 2020. There are some sections in which amendment has been done, and there are some new sections which has been inserted by Finance Act 2020. So I will be discussing each and every section in detail one by one. So let's start. The first section comes is 192. आप सबको पता है कि 192 इंटरेस्ट TDS ऑन सैलरी, राइट? सैलरी पे TDS कैसे डिडक्ट होता है, अभी हम पहले इसको समझते हैं, फिर हम अमेंडमेंट पे आएंगे कि अमेंडमेंट क्या है इस सेक्शन में। सेक्शन 192 TDS ऑन सैलरी। अब अगर हम सैलरी की कंपटीशन करें तो कैसे की जाती है? सैलरी, बेसिक सैलरी plus allowances plus perquisites less deduction under chapter 6A, thereafter though whatever figure comes that is being liable to TDS and the employer deduct TDS on that amount. अब जो सैलरी है that is being received by employee in monetary terms, allowances is being received by employee in monetary terms, पर जो perquisites होते हैं वो employer नॉन मॉनेटरी टर्म्स में देता है, लाइक वो बेनिफिट्स देता है। और हेयर आई एम स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट ESOPs, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं, दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड दैट बिकम टैक्सेबल अंडर द हेड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2). तो हम यहाँ परक्विजिट्स जो कि अभी एम्प्लॉय को मिले नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स व्हिच विल बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज ऑन अ लेटर डेट एज एंड व्हेन ही सर्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो चीज अभी मिली नहीं है और वो बाद में मिलेगी, बट वो टैक्स अभी हो रही थी, तो ये एक जेन्युइन हार्डशिप जो एम्प्लॉय फेस कर रहा था जब उसकी टैक्सेबिलिटी आ रही थी परक्विजिट्स पे। एंड दिस सेक्शन कम स्पेसिफिकली अंडर फॉर द स्टार्टअप्स कंपनी। What is startup company? A startup company are such companies which have been defined under section 80 IAC. जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो इंडस्ट्री में आती हैं विद इनोवेटिव आइडियाज लेके आती हैं, बट इनिशियली दे हैव फंड लैकिंग ऑफ फंड, राइट? इनिशियली उनके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम होती है, फंड्स की कमी होती है, तो क्या होता है कि वो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एक ऑप्शन देते हैं ESOPs का। विद द सैलरी दे विल बी रिसीविंग ESOPs। तो जो ESOPs उन्हें रिसीव होते हैं वो टैक्सेबल हो जाते हैं in the year of receipt. However, that ESOP they will gradually get those ESOPs on a later date periodically as in when they serve in the organization. तो ये एक जेन्युइन हार्डशिप जो एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ रही थी वो आइडेंटिफाई की गई, और यहाँ पर TDS जो ESOP से इनिशियली काटा जा रहा था उसको डिफर किया गया, राइट? तो अब हम अमेंडमेंट को समझते हैं कि क्या सेक्शन 192(1)(c) जो एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया सेक्शन 192 में और अमेंडमेंट लाई गई जो कि इफेक्टिव हुई अप्रैल 2020 से। अब समझते हैं क्या बोल रहा है। एक एलिजिबल स्टार्टअप जो कि पेमेंट कर रहा है एक एम्प्लॉय को, क्या पेमेंट कर रहा है? परक्विजिट्स जो डिफाइंड अंडर सेक्शन 17(2), तो उस पे TDS कटेगा, बट ऑन कब कटेगा उसके लिए समझते हैं। उसके लिए 3 इवेंट निकाले गए, 3 ट्रिगर इवेंट निकाले गए। जो भी ट्रिगर है, जो भी फर्स्ट हिट हो जाएगा उसके 14 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को TDS काट के आगे जमा करना पड़ेगा। सो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? पहला इवेंट, जब कोई एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी स्टार्टअप में काम कर रहा है, तो फर्स्ट इवेंट हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। The employee ceases to be an employee of the company, right? सेकेंड इवेंट हो सकता है कि उसको ESOPs मिले और वो ESOPs को बेच दे on the date of sale of such security or sweat equity share. थर्ड, ना वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, ना वो ESOP बेच रहा है, तो थर्ड इवेंट के लिए एक कैप लगाई गई 4 साल की, दैट इज एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स। अगर 48 मंथ्स हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, तो थर्ड इवेंट ट्रिगर हो जाएगा हमारा। तो जो भी इन तीनों में से पहले हिट हो जाएगा उस टाइम पे एम्प्लॉयर को TDS काटना पड़ेगा, और वो TDS विद इन इस डेट के विद इन 14 डेज TDS काटेगा। और TDS जमा कैसे करवाएगा? जमा करवाएगा एट द रेट इन फोर्स। व्हाट विल बी द रेट विल बी द रेट इन फोर्स, जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग रेट चल रहा होगा उस रेट पे TDS काट के आगे एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। This is one very good amendment that has come in the section of 192 and new subsection inserted 192(1)(c), right? So this actually helps the employees of the startup company. यहाँ जो हमें समझने की बात है वो ये है कि ये सेक्शन आया सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए एंड परक्विजिट्स नेम्ड एज ESOPs only. तो ये स्टार्टअप कंपनी जो ESOP देंगी उनको TDS
काटने की लाइबिलिटी को डेफर कर दिया गया, उन्हें एक लेटर डेट पे टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है. So this is the first amendment. Let's move on to the second amendment. Second amendment comes in the section of TDS. TDS on dividend. डिविडेंड पे टीडीएस कब काटा जाता है, कैसे काटा जाता है? इस डिविडेंड की अमेंडमेंट को समझने के लिए पहले हम एक सीरीज ऑफ सेक्शन समझते हैं. वे बैक इन 2003 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लाया गया. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्यों लाया गया था? कि जो डिविडेंड कंपनी पे कर रही है शेयर होल्डर्स को, एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को, उस पे टैक्स लगाने के लिए. तो गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग इतने साउंड नहीं है, या हम लोग इतने सारे शेयर होल्डर्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने उसको टैक्स किया है नहीं किया. तो एक मेन पॉइंट पकड़ लेते हैं, दैट इज कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड, उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा. तो 2003 में जब ये 115O सेक्शन लाया गया था, वो इस इंटेंशन के साथ लाया गया था कि कंपनी उसको पे करेगी डिविडेंड, और डिविडेंड पे करने के साथ साथ उस पे ही वही कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी. तो जब वो सेक्शन 115O लाया कि 15% एक एडिशनल टैक्स कंपनीज को पे करना पड़ रहा था ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. अब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और उस पर टैक्स भी पे हो गया, तो एक सेक्शन लाया गया 1034 विच सेज कि जब वो जो डिविडेंड पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हो चुका है, जब वो शेयर होल्डर रिसीव करेगा तो उसे उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं. तो दैट बिकम एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर 1034. अब लास्ट ईयर बाय फाइनेंस एक्ट 17 एक अमेंडमेंट आई. व्हाट डज दैट अमेंडमेंट सेज? दैट अमेंडमेंट सेज कि अगर डिविडेंड एक शेयर होल्डर को मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs, so that dividend will also become taxable in the hands of the shareholder. That means any dividend a shareholder is receiving in excess of 10 lakhs will be taxed twice. First, the company will pay DDT on that dividend, and secondly, in excess of 10 lakhs, the shareholder is required to pay tax on that dividend. तो क्या हो रहा था, एक डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ रही थी. और आज हम 2020 में खड़े हैं, तो नाउ इंडस्ट्री सेज कि हम, नाउ द गवर्नमेंट सेज कि हम इलेक्ट्रॉनिकली साउंड है, हम एक एक शेयर होल्डर को ट्रैक कर सकते हैं. और दूसरा, ये जो डिविडेंड मिल रहा है, ये डिविडेंड है किसका? दिस इज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, एंड एक्चुअली शेयर होल्डर इज अर्निंग इट, और शेयर होल्डर की इनकम है, तो इसको इस पे शेयर होल्डर को ही टैक्स पे करना चाहिए. तो एक अमेंडमेंट लेके आया बाय फाइनेंस एक्ट 2020, डीडीटी को हटा दिया. ऑल टुगेदर क्या बोला गया कि ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 तक जो भी डिविडेंड पे किया गया था उसी पे ही डीडीटी पे हो गया. इसका मतलब ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20 जो भी डिविडेंड पे होगा उस पर डीडीटी नहीं पे होगा. और जब उस पर डीडीटी नहीं पे होगा तो दैट बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो फिर 1034 में भी अमेंडमेंट लाई गई. 1034 क्या बोलता है कि to provide that provision of this clause shall not apply to any income by way of dividend received on or after 1 अप्रैल 20. तो 1 अप्रैल 20 के बाद जो भी डिविडेंड मिलेगा उस पे ये एग्जेम्पशन 1034 की अब नहीं मिलेगी. एंड सेम वेज अमेंडमेंट 115 बीबीडीए. 115 बीबीडीए में क्या बोला गया कि जो 31 मार्च 20 तक था उसी के लिए वो 10 लाख की लिमिट थी कि 10 लाख से ऊपर वाले को टीडीए को टैक्सेबल होगा, क्योंकि अब तो सारा डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया. 115 बीबीडीए भी हटाया गया. ये तीन सेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट लाई गई. तो एंड जब ये तीनों अमेंडमेंट आई तो सेक्शन 194 में अमेंडमेंट आई. अब हम समझते हैं 194 में क्या अमेंडमेंट आई. 194 में अमेंडमेंट आई कि अब टैक्स लगेगा डिविडेंड पे. पहले सबसे पहले जो एक प्रोवाइजो था, प्रोवाइजो प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो सच डिडक्शन शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड रेफर्ड टू इन सेक्शन 115O. मतलब जो 115O में जिसके ऊपर डीडीटी पे हो गया उसके ऊपर 194 पहले नहीं लगता था. नाउ दिस प्रोवाइजो हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम सेक्शन 194. प्रोवाइजो डिलीट कर दिया है पूरा. यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है. पहले 2500 की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अब 5000 की थ्रेशोल्ड लिमिट कर दिया है कि अगर 5000 से ज्यादा कंपनी डिविडेंड पे कर रही है किसी एक शेयर होल्डर को तो वो उस पर टीडीएस काटेगी. और टीडीएस कितना काटेगी? 10% का फ्लैट रेट दे दिया है. पहले अर्लियर दिस रेट वाज द रेट इन फोर्स. अर्लियर इट वाज एन एवरेज रेट, बट नाउ एक फ्लैट का रेट दे दिया गया है. और अपनी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पहले लिखा था एन अकाउंट पे चेक और इन कैश और इन कैश और चेक और वारंट वर्ड यूज था. अब यहाँ पे बोल दिया किसी भी मोड में, एनी मोड अदर देन कैश, अगर आपको डिविडेंड दे रहे हैं तो कंपनी को डिविडेंड पे टीडीएस काटना पड़ेगा 194 में और द रेट ऑफ 10% in excess of rupees 5000. So this is one amendment which has come in section of 194.
और सिमिलर लाइंस उसके साथ साथ 115O में अमेंडमेंट आई, 1034 में अमेंडमेंट आई, 115BVDA में अमेंडमेंट आई। अब आगे चलते हैं। डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं शेयर होल्डर्स फ्रॉम कंपनी। अनदर फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनीज और द बिजनेस ट्रस्ट. Unit holder also receive dividend from mutual fund company, also receive dividend from business trust, right? So earlier ये क्या था, 1035 बोलता था हमें कि amount distributed by mutual fund to its unit holder, such income is exempt in the hands of the unit holder under section 1035. अब ये भी हटा दिया गया, जैसे डिविडेंड का हटाया गया 1034, ऐसे ही 1035 भी हटा दिया गया। और अब बोला कि जो भी डिविडेंड मिलेगा यूनिट होल्डर को 1 अप्रैल 20 के बाद, वो अब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा और एग्जेम्पशन हटा दी गई। सेम वे 1023 एफडी, 1023 एफडी में भी यही बात की गई। 1023 एफडी में क्या बोला कि जो यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट इनकम दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम दे रही थी, डिविडेंड इनकम दे रही थी, वो पहले एग्जेम्प्ट होती थी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, नाउ इट बिकम्स टैक्सेबल। तो इन सब प्रोविजंस में चेंज लाने के चक्कर में इन्हें टीडीएस के प्रोविजंस में चेंज आया। टीडीएस के प्रोविजन, जैसे म्यूचुअल फंड 1035 को अमेंड किया, तो म्यूचुअल फंड के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन ही नहीं था टीडीएस में, तो नाउ दे हैव इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन, सेक्शन 194K। 194K लाके उन्होंने क्या किया कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी किसी रेजिडेंट को, रेजिडेंट यूनिट होल्डर को इनकम दे रही है, डिविडेंड इनकम दे रही है अप टू 5000 रुपीज, वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा। मोर देन 5000 इट इज लायबल टू टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। सिमिलर वेज म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस ट्रस्ट के लिए भी चेंजेस आए। बिजनेस ट्रस्ट में क्या किया, 194LBA सेक्शन में अमेंडमेंट लेके आए। उन्होंने कहा कि जब बिजनेस ट्रस्ट डिविडेंड इनकम देगी टू द रेजिडेंट यूनिट होल्डर, so it will liable to TDS at the rate of 10%. When it paid to the non-resident unit holders, then the TDS rate will be 5%. So there are series of amendment which has come through this, and there are more other sections also, like ATM section is there, 1023FC section is there, which I am not discussing here because I am only discussing sections here which are directly related to TDS. इस अमेंडमेंट के चक्कर में और बहुत सारे सेक्शंस पे अमेंडमेंट आई है, बट मेजर अमेंडमेंट रिलेटेड टू टीडीएस कम इन द 3 सेक्शंस 194, 194LBA and 194K. Let's move on to the next section, which is section 194A. क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर अपने मेंबर को कोई इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस पर टीडीएस नहीं करता था। And here we are not discussing about cooperative society bank or the cooperative society which are running as which are registered under Banking Regulation Act or which are running as bank. We are not discussing about them. We are discussing about cooperative society. तो जो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को टीडीएस देती थी, अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देती थी, तो उसमें उन्हें टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं होती थी। बट नाउ सेक्शन 194A हैज बीन अमेंडेड। क्या कहता है ये सेक्शन? लाया गया बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन होती है? वो सोसाइटी जिनकी टर्नओवर एक्सीड करती है 50 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है और वो इस साल अपने मेंबर्स को टीडीएस पे कर रही हैं, तो उन्हें टीडीएस, अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रही हैं, तो उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट, उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई कि अगर वो सीनियर सिटीजन है हमारा मेंबर तो 50,000 तक कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और नॉन अदर देन सीनियर सिटीजन है तो 40,000 तक कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मोर देन 40,000 और मोर देन 50,000 10% का टीडीएस काटने की जरूरत है। तो ये एक अमेंडमेंट आई सेक्शन 194A में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। This is again a very good amendment, or this amendment came collectively in 5 sections. Let's understand that. Section 194A, interest on loan other interest on securities. 194C, TDS on contracts. 194H, TDS on commission. 194I, TDS on rent. 194J, TDS on professional receipt, technical receipt, royalty. Right? अब इन पांचों सेक्शन को समझने के लिए, इसकी अमेंडमेंट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर थी। से आई एम हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, और मैंने पिछले साल 44AD ऑप्ट किया और रिटर्न अपनी 44AD में भरी प्रिजम्पटिव बेसिस में।
एंड आई डिड नॉट गो फॉर टैक्स ऑडिट। मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हुआ पिछली बार, मैंने 4480 में अपनी रिटर्न भरी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। तो इस साल जो एज अ प्रेजेंट सिनारियो था, अभी अगर अमेंडमेंट भूल जाते हैं, अमेंडमेंट नहीं समझते, पहले क्या था कि अगर मैंने पिछले साल मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हुआ तो मुझे इस साल टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, चाहे इस साल मेरा टैक्स ऑडिट हो रहा हो, बट मुझे इस साल टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले साल मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हुआ। तो पिछले साल टैक्स ऑडिट नहीं हुआ तो इस साल टीडीएस नहीं काटना। तो अब इन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए, क्या लेके आए, इन्होंने बोला पहले क्या लिखा था इन सेक्शंस में, लिखा था who is required to deduct TDS, the person whose monetary limit specified under section clause A or clause B of 44AD has been exceeded। जो 44AB वाले सेक्शन में आ रहे थे उनको ही टीडीएस काटने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उन्होंने अब सेक्शन को अमेंड कर दिया और उन्होंने बोला, सीधा ब्रॉड वर्ड लिख दिया कि अगर 1 करोड़ बिजनेस है तो 1 करोड़ की टर्नओवर है पिछले साल, और प्रोफेशनल रिसीट्स प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल रिसीट्स आपकी 50 लाख है पिछले साल। अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल 1 लाख है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिसकी टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ है, तो इस साल उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे टैक्स ऑडिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ। और अगर प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो उन्हें इस साल टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे आपका पिछले साल टैक्स ऑडिट हुआ हो या नहीं हुआ। ये एक सेक्शन, ये अमेंडमेंट आई इन 5 सेक्शन में कलेक्टिव। So let's move on to the next section, 194J। जैसे कि आपको पता है कि 194J फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड 194C TDS on contractors, there always a conflict between them। Say let's take an example to understand this। Say I am hiring lift repair services, I am hiring a person to repair the lift of my society, right? What happened, I say that मैंने लिफ्ट रिपेयर वाले जो को हायर किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्हें कि मेरे सोसाइटी में जितनी भी लिफ्ट हैं सारी सही कर लो, तो आई से कि ये कॉन्ट्रैक्ट नेचर है तो 194C में टीडीएस करना चाहिए था। बट जो मेरी असेसमेंट होती है ये बोलता है नहीं, ये आपने टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट करी है तो इट शुड बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194J। डिफरेंस क्या आता है कि जब मैं 194C बोलती हूँ तो मुझे 1 और 2% टीडीएस काटना है, बट जब 194J में टेक्निकल सर्विसेज के टर्म्स में हम बात करते हैं तो टीडीएस कितना हो जाता है, 10%। तो ये क्या होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस एओ के पास पड़े थे, लिटिगेशन आ रही थी कि, और इससे क्या करते, एओ बहुत सारी एडिशन कर रहे थे। नाउ ये जो लिटिगेशन आ रही थी इन सबको दूर करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट आ गई कि भाई टेक्निकल सर्विसेज को 2% पे टीडीएस काटना है। तो अब आप सी है चाहे जे है, दोनों में 2% का रेट हो गया, तो लिटिगेशन की मैटर ही खत्म। बट ये अमेंडमेंट आई है 194J में फॉर टेक्निकल सर्विसेज ओनली, लाइक इन केस ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, नॉट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर अभी आप प्रोफेशनल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यू आर रिसीविंग फीस, स्टिल उस पर भी अभी भी आपको 10% कट के ही आपके पास फीस आएगी, 2% नहीं कटेगी। ये सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज के लिए अमेंडमेंट आई, और रॉयल्टी में भी 10% ही कटेगा, 2% नहीं कटेगा। अभी इस सेक्शन में एक और अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है, जैसे सेक्शन 916 इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ये एक सेक्शन होता था, तो होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी रॉयल्टी की इनकम होती है उसको मानते हैं कि वो इंडिया में अक्रू हुई है। इस सेक्शन के अंदर एक एक्सक्लूजन था। क्या एक्सक्लूजन था, एक्सक्लूजन था कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। इन तीनों को एक्सक्लूड किया गया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। जब वो रॉयल्टी की डेफिनेशन से बाहर था तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कट रहा था, एंड इट बिकम नॉन टैक्सेबल। इससे क्या हो रहा था, ड्यू टू सच इंक्लूजन सच रॉयल्टी इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया में टैक्स नहीं हो पाई थी, इवन इफ डीटीडब्ल्यू गिव्स इंडिया द राइट टू टैक्स सच इनकम। डीटीडब्ल्यू कह रहा है कि टैक्स करो, बट डीटीडब्ल्यू कह रहा है बट और प्रोविजन व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू द assessee will be taken। तो बेनिफिशियल इसकी नॉन टैक्सेबिलिटी, तो टैक्स नहीं हो पाती, बट कोई ऐसी एग्जेम्पशन नहीं थी जो और कोई कंट्री दे रही हो हमारे को। अगर इंडिया में कोई आ रहा है तो हम उस इंडिया में कोई सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो हम टैक्स नहीं कर पा रहे थे, पर जब हमारी कंपनीज बाहर जा रही थी तो उन पे टैक्स लग रहा था। तो इंडिया वाज एक्चुअली सफरिंग आउट ऑफ दिस। तो इसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया, इसके अंदर अमेंडमेंट लाई रॉयल्टी की डेफिनेशन में, और रॉयल्टी के अंदर उन्होंने
सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म की जो रॉयल्टी है उसको इंक्लूड कर दिया इन द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी। और अब जब रॉयल्टी में इंक्लूड कर दिया तो फिर 194J में अमेंडमेंट आई कि उस पे टीडीएस काटना है एट अ लोअर रेट। दे हैव गिवन एग्जेम्पशन आल्सो, यहाँ बेनिफिट और दिया गया कि 2% का आपको टीडीएस काटना है इंस्टेड ऑफ 10। ये जो कलेक्टिवली दो अमेंडमेंट्स आई सेक्शन 194J में, एक फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज एंड रॉयल्टी। तो अभी भी प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी अदर देन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म अभी भी 10% से टीडीएस कटेगा, पर सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में 2% टीडीएस कटेगा। तो एक ये अमेंडमेंट आई सेक्शन 194J में। आगे चलते हैं 194N। एक ये नया सेक्शन लाए गए। अब पहले हम ये समझते हैं कि अमेंडमेंट आती क्यों है। अमेंडमेंट आने का मेजरली दो रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि जो हार्डशिप, एक्चुअल जो जेन्युइन हार्डशिप एसएससी फेस कर रहा होता है उसको दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट लाते हैं, जैसे 192(1)(c) में आई सैलरी वाले प्रोविजन में। दूसरा होता है जो मैल प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है, जो कुछ अनफेयर मीन से काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट्स आती है। तो मेजरली इन दो रीजन से अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट में आती है। तो जैसे 194N आई, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ, जैसे हम लोग हम एज अ इंडिया इज लाइक डेवलप्ड कंट्रीज टू मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। सो उसमें क्या हो रहा है कि वी आर इंकरेजिंग मोर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी और कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करते हैं कि मोर यू डू मोर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। जैसे कि आज हम समझे कि हम कोविड-19 के सिचुएशन में भी हम आज डिजिटली पढ़ रहे हैं, डिजिटल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी में एक्सेसिव ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सेक्शन लेके आया है कैश विड्रॉल को, कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करने के लिए। ऑल्दो ये सेक्शन पिछले साल आ गया था सितंबर 19 में एंड इट इज इफेक्टिव एज ऑफ नाउ आल्सो, अभी भी चल रहा है। बट इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि इफेक्टिव होंगी जुलाई 20 से। सो लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द सेक्शन इज, देन वी विल अंडरस्टैंड द अमेंडमेंट। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं किसको, किसी पर्सन को, किस नेचर की पेमेंट? कैश विड्रॉल। ओसीसी क्या कर रहा है? अपना कैश विड्रॉ कर रहा है इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो टीडीएस कटेगा 2%। सिंस ये सेक्शन सितंबर 19 से आया था, तो सितंबर 19 टू मार्च 20 तक अगर 1 करोड़ होता है, एक्सेस ऑफ 1 करोड़ होता है, तो 2% लेंगे। सितंबर 19 से पहले अप्रैल टू अगस्त 19 तक की ट्रांजेक्शन को नहीं लिया जाएगा। सितंबर 19 टू 31 मार्च 20 तक अगर आपकी ट्रांजेक्शन 2 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो 2% टीडीएस कटेगा। अब इसके अंदर अमेंडमेंट लाए, अमेंडमेंट के प्रोवाइजो ऐड किया गया इसके अंदर, विच सेज कि अगर आप जो एसएससी विड्रॉ कर रहा है कैश और उसने पिछले 3 सालों में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स, राइट, आपकी ड्यू थी रिटर्न फाइल करनी पर आपने नहीं फाइल करी है, तो आपके लिए लिमिट और रिड्यूस कर दी गई। उनको बोला कि 20 लाख से अगर ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो 2% कटेगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ वाले पे 5% रिड्यूस कटेगा। क्या किया इन्होंने? जो एसएससी जिसकी रिटर्न ड्यू थी पर उसने फाइल नहीं करी पिछले तीनों सालों में, तो यहाँ पे आपके लिए स्लैब लगा दिए गए और 2% और 5% का टीडीएस का 20 लाख की लिमिट दे दी। 1 करोड़ का वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर 20 लाख से ज्यादा का विड्रॉल हो गया तो 2% टीडीएस कट जाएगा। अब इसके अंदर एक बात है, अगर हम समझे, मैं कहती हूँ मैं एसएससी हूँ, मैंने कैश विड्रॉ किया मोर देन 20 लाख, और मैंने पिछले 3 सालों में से 1 साल में रिटर्न भर दी थी। अगर 1 साल में मैंने रिटर्न भर दी थी तो मुझ पे ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं स्टिल यहीं पे फॉल करूंगी, मेरे लिए 1 करोड़ ही रहेगा और मुझे 2% रिटर्न कटेगा। अगर तीनों सालों में नहीं भरी है तब मैं इस प्रोवाइजो में फॉल करूंगी और फिर 20 लाख की लिमिट आएगी और 1 करोड़ की लिमिट आएगी। ये सेक्शन कोविड-19 की वजह से डेफर कर दिया गया है, नाउ इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो अभी तक 30 जून तक 1 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी, ये प्रोवाइजो नहीं चलेगा। 30 जून 2020 तक हम लोग अभी यही देखेंगे, 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, 2% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डन। अब इसके अंदर एक चीज और है, एक्सक्लूजन है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में एक्सक्लूजन क्या कहता है? अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस किसी गवर्नमेंट को
पेमेंट कर रही है, लाइक गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, या कोई और बैंकिंग कंपनी विड्रॉल कर रही है, कैश विड्रॉल, कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉल कर रही है, या कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपना ही बिजनेस बैंकिंग कंपनी का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विड्रॉल कर रहा है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विड्रॉल कर रहा है, या फिर व्हाइट लेबल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर विड्रॉल कर रहा है, इन पांचों केसेस में ये सेक्शन नहीं लगेगा. This section is not applicable in these 5 cases. This is one amendment which has come via a new insertion of a new section, section 194A. Let's move on to the next section. एक सेक्शन आया 194O. अब ये भी एक नया इंसर्ट किया गया सेक्शन है. अब इसको इंसर्ट करने का क्या रीजन रहा? जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. नाउ डेज अगर हम देखेंगे, हम अपनी मैक्सिमम चीजें ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू ही मंगवाते हैं. वी डू नॉट प्रेफर टू गो इन मार्केट एंड परचेज, right? We prefer to check on our phone, on laptops, check out all the brands, check out the great prices which is getting, and order them online, right? So e-commerce, जैसे जैसे e-commerce operators बढ़ रहे हैं, तो e-commerce participants भी बढ़ रहे हैं, right? E-commerce operator is one. Let's take an example of e-commerce operator is Amazon, Flipkart. An e-commerce participant is a businessman. Like say I am a furniture dealer, and I have listed my products on Amazon. So I will be selling my products through Amazon. So I am an e-commerce. I will be called as an e-commerce participant. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं और बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं जो डील कर रहे हैं. तो इनके केस में हम ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पकड़ना, थोड़ा सा ट्रेस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जहाँ जबकि ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनको पकड़ना इजी है. तो इसके लिए एक सेक्शन लेके आए कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो उन्हें टीडीएस काट के पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करेगा. से फ्लिपकार्ट इज मेकिंग पेमेंट टू मी एज अ फर्नीचर डीलर, आई एम एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, so the payment I will be receiving will be after deduction of TDS. अब सेक्शन में क्या बोलता है? पेमेंट बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू एन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु इज एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. अगर मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ हूँ तो मुझे 5 लाख का एक थ्रेशोल्ड दिया गया कि अगर मैं 5 लाख तक की सेल करूंगी, यहाँ सेल जो 5 लाख की फिगर है, ग्रॉस सेल्स, राइट? अगर मैं 5 लाख की सेल करूंगी तो 5 लाख की सेल पर मुझे टीडीएस, अगर मैं अपना पैन नंबर और आधार नंबर ई कॉमर्स वेबसाइट वाले को, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे दे देती हूँ, तो वो मेरा टीडीएस नहीं काटेगा. 5 लाख तक की एग्जाम्पशन दी गई इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में. 5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा ऑन सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज, राइट? और 5 लाख के बाद 1% टीडीएस कटेगा. और अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लाइक इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़े, अगर और कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है मेरा, तो सीधा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 1% टीडीएस कटेगा व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. तो एक ये नया सेक्शन लेके आए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, उन्हें टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 1%. आगे चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ. सेक्शन 194 LC. सेक्शन 194 LC क्या बोलता है? अगर कोई इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट पेमेंट कर रही है किस चीज के लिए? लोन के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, तो उस पर टीडीएस कटेगा 4%. अर्लियर द रेट वाज 5%, नाउ द रेट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4%. क्या है, इन कोविड-19 की सिचुएशन को देख के गवर्नमेंट ने बोला है कि टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड किया. पहले जब ये प्रोवाइज सेक्शन आया था तब टाइम पीरियड दिया गया था कि कोई भी फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट करता है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, तो उसके लिए टाइम दिया गया था जुलाई 12 टू जुलाई 20. नाउ दिस टाइम लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड एंड इट हैज नाउ बिकम टू 23. जुलाई 12 से लेकर कोई लोन एग्रीमेंट हुआ हो, जुलाई 1 जुलाई 2012 टू 1 जुलाई 2023, या फिर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आए थे. ऑल्दो ये वाला प्रोविजन रिडंडेंट हो चुका है, 2014 तक के लिए था ये. और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ये वाला जो प्रोविजन था इन्होंने यहाँ कवर कर लिया है. जो 1 अक्टूबर 14 टू जुलाई 20 पहले टाइम था, इसे 23 कर दिया गया है. 3 साल और बढ़ा दिए गए हैं. और एक नया सब प्रोवाइजो, मतलब एक नया सेक्शन, नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया है. ये बोलता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड के साथ साथ रुपी डिनोमिनेटेड अगर बॉन्ड इशू हो रहे हैं 1 अप्रैल 20 से 1 डे ऑफ जुलाई 23,
जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो अगर ऐसे कोई लोन एग्रीमेंट्स हुए हैं, ऐसे कोई बॉन्ड इशू करे और जो और फॉरेन कंपनीज ने और नॉन रेजिडेंट ने लिए हैं, और उस पर जब इंडियन कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी फॉरनर्स को, राइट, तो उस पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है 4%। अर्लियर इट वाज 5%, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4%। सेम लाइंस में एक सेक्शन आता है हमारे पास 94LD। ये सेक्शन आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया आए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, और जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, और एक नया लेके आए म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज। अगर इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे फ्रॉम रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए टाइम पीरियड है June 13 to July 23. Now the time period has been extended. 3 more years has been given. Earlier it was July 2020. Now it is July 23. एंड एक नया लेके आए म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज। म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2020 से जुलाई 23 तक होती है, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट इंडियन कंपनीज पे करेंगी उस पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5%। तो एलसी एंड एलडी बोथ आर दीज सेक्शन। इसमें एलसी और एलडी में एक डिफरेंस आया, यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस इन्होंने रिड्यूस किया 4%, पर यहाँ पे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रेट नहीं रिड्यूस किया उन्होंने, सिर्फ यहाँ पे रेट 5% का। यहाँ पे टाइम दोनों सेक्शंस में 3 साल बढ़ा दिए गए और 23 कर दिया गया। 2020 का जो टाइम था उसे 23 में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज सेक्शन 94 LC and LD. Now next amendment is in the section of surcharge. This amendment is for TDS and TCS. This amendment is for both the sections TDS and TCS. What this section says कि जो भी हम TDS पे करेंगे उसको increase करेंगे with the amount of surcharge. Like I am an individual and I am paying amount of rupees more than 50 lakhs to an assessee who is liable to get on that 194C में TDS काटना था। 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हैं और उसको 194C में TDS काटना था, तो मैं 2% के साथ साथ TDS रेट को इंक्रीज कर दूंगी सरचार्ज के रेट से 2% + 10%। तो आई विल बी डिडक्टिंग 2.2% में TDS काटूंगी। तो जो भी अमाउंट इन दीज सेक्शंस में आएंगी 92A, 4C, 94LDA, all these sections and including the sections of 206C which are related to the section of TCS, अगर ये दोनों सेक्शन में हम अगर पेमेंट करेंगे और which is exceeding the limits of these सरचार्ज, तो उस पे TDS के साथ साथ सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा और TDS और सरचार्ज मिलाकर डिडक्शन करना पड़ेगा और आगे गवर्नमेंट को पे करना। तो जैसे आपको सरचार्ज के प्रोविजंस हैं इंडिविजुअल्स के लिए, मोर देन 50 lakhs पर अप टू 1 crore 10%, मोर देन 1 crore अप टू 2 crore 15%, मोर देन 2 crore अप टू 5 crore 25%, एंड मोर देन 5 crore विद 37%। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म के लिए नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप में 1 crore से अगर एक्सीड करते हैं 1 crore तो एक ही फ्लैट रेट है 12% का। और एक कंपनी आती है एवरी कंपनी अदर डोमेस्टिक कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है तो 1 crore से ऊपर 1 crore अप टू 10 crore 2% और मोर देन 10 crore 5%। अब एक बात यहाँ नोट करने की है, वो है यहाँ पे इंडियन कंपनीज को नहीं लिया गया, बेसिकली डोमेस्टिक कंपनीज को नहीं लिया गया। लास्ट सेक्शन बोलता है एवरी कंपनी अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनीज को आपको पेमेंट करना है तो उसमें सिर्फ टीडीएस ही काटना है, जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शंस में कहा गया है, उसको इंक्रीज सरचार्ज से नहीं करना है। तो ये एक सेक्शन था सरचार्ज का। Hope you have understood all the sections. I have tried my level best to make you understand in an easy manner. So hope all these sections have been you have understand all the sections and all the new provisions which has been inserted by Finance Act 20. So if you have any query, you have any doubt, you can definitely contact me on my number, or you can definitely drop me an email. I will definitely try to come back to you and try to resolve your points. Thank you so much.